सभी को नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने वितान भाग 1 के पाठ आलो आंधारी का प्रश्न अभ्यास लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए पहले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करते हैं। इसका पहला भाग में हमने आलो आंधारी का सार संक्षेप पढ़ लिया है और इस भाग में हम प्रश्नों के उत्तर अभ्यास में देखेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसके उत्तर में हम ये लिख सकते हैं कि घर में अकेले रहता देख आसपास के सभी लोग पूछते हैं, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या अकेले यहाँ रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुनकर मेरी किसी के पास खड़े होने और बात करने की इच्छा नहीं होती है। ये पहला अंश है। दूसरा अंश देखिए, घर पर काम पर से वापस लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं? तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसके साथ में रहना भी जो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी मोहल्ले के लोगों की भी क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। और एक अंश है, जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते। एक और अंश है देखिए, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, वह अकेले ही किराए के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बात करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। मैंने सोचा, यह क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। वह आज अपने पैरों पर खड़ी है। आज अविवाहित युवतियाँ भी अकेले में रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की सर्वोच्च पद पर रहने वाली महिला बन चुकी हैं और अन्य ऐसी महिलाएं हैं, इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं। तो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर और परिवार का नाम रोशन किया है और बहुत सी अविवाहित महिलाएं भी हैं जो अपने अकेले रहते हुए भी अपना नाम रोशन करती हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तातुस के यहाँ नौकरी करने से पहले बेबी हालदार को रिश्तों का अच्छा अनुभव नहीं रहा था। उससे दोगुनी आयु के पति ने उस पर तरह तरह के अत्याचार किए। जब सहने की सीमा समाप्त हो गई तो उसने पति का घर छोड़ दिया और अपने 3 बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने लगी तथा दूसरे घरों में नौकरानी का काम करने लगी। पहले वह जिस किराए के मकान में रहती थी वहां उसने मकान मालिक के बेटे की गंदी नज़रों का सामना किया था। सभी लोग उसे बुरी नज़रों से देखते थे। आसपास की स्त्रियां भी उसके दुख दर्द को नहीं समझती थीं और उससे तरह तरह के व्यंग्यात्मक प्रश्न करती थी। यहाँ तक कि उसके 2 सगे भाइयों ने भी उसके दुख दर्द को नहीं समझा। जब उसने तातुस के घर में काम करना आरंभ किया तो उसे तातुस का व्यवहार अब तक मिले व्यक्तियों से बिल्कुल अलग लगा। तातुस बेबी से बहुत आत्मीयता रखते थे। वह उससे बहुत प्यार से बोलते थे, उसकी परेशानियों को न केवल समझते थे बल्कि उन्हें दूर करने में उसकी मदद भी करते थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना और पढ़ने लिखने में उसकी मदद की।
जिसके कारण वह एक लेखिका बनी और उसे पूरे देश में सम्मान मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी ने रिश्तों की सच्चाई यह जानी कि दिल में स्नेह हो तो रिश्ते बन जाते हैं और कई बार पराये उतना साथ देते हैं जितना अपने सगे नहीं देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। घरों में काम करने वाले विशेषकर महिलाओं को न केवल कठोर परिश्रम करना पड़ता है बल्कि कई बार उस घर के सदस्यों की बुरी नज़रों का सामना भी करना पड़ता है। मकान मालिक उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। सुबह भूखे पेट घर से निकलकर ये लोग भूखे प्यासे दिन भर कठोर मेहनत करते हैं और अपने घर जाकर ही इन्हें भोजन मिल पाता है। यदि ये बीमार हो जाते हैं तो इनके लिए दवाई आदि का प्रबंध भी नहीं होता। बीमारी की स्थिति में यदि वे अपने काम पर न जाएं तो अगले दिन उनसे दुर्व्यवहार तक किया जाता है और कई घरों में तो उनका वेतन तक काट लिया जाता है। जिन घरों में वे रहते हैं वहाँ का जीवन भी नारकीय होता है। छोटे छोटे कमरों में धूप नाममात्र को आती है, हवा का नामो निशान नहीं होता और बस्ती में पानी का उचित प्रबंध न होने के कारण प्रतिदिन लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनी रहती है। इन स्थानों पर गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। धन के अभाव में इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं और उन्हें कम उम्र में ही दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बेबी हलदार ने पति के बिना रहने वाली अकेली स्त्री के दर्द को भोगा है। जीवन में अनेक प्रकार के अभावों तथा कष्टों का सामना किया है। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ उसके द्वारा भोगी गई दो मुख्य सामाजिक समस्याएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्त्री का शोषण। बेबी हलदार ने समाज में फैली उस विकृति को सामने लाने का साहस किया है जिसके अंतर्गत समाज में अकेले रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। उसे अनेक प्रकार की बुरी बातें सुननी पड़ती हैं। लोग ऐसी स्त्री की मदद करना तो दूर, उसके मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने से भी नहीं हिचकते हैं। दूसरा है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता निम्न वर्ग। समाज के जिस हिस्से से बेबी हलदार आती है उस हिस्से में जीवन नारकीय होता है। खाने की समस्या, रहने की समस्या, बिजली पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, सम्मान से जीवित रहने की समस्या आदि अनेक समस्याएं उनके जीवन में मौजूद हैं। ऐसी बस्तियों में शौचालयों की समस्या सबसे बड़ी है। 10-10 मकानों के हिस्से में एक शौचालय और 1 या 2 हैंडपंप आते हैं जिससे सुबह और शाम इन स्थानों पर लड़ाई झगड़े का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। स्त्रियों के लिए नहाने धोने की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। 5वां प्रश्न देखिए, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। ये आशापूर्णा देवी बंगाली लेखिका हैं जिनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति जो बांग्ला में थी, इस पर इनको मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका प्रश्न है कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? इसका उत्तर होगा, बेबी हलदार ने अपने जीवन में अनेक परेशानियों को झेला था जिस कारण वह निराश और परेशान रहा करती थी। जब तातुस ने उसे अपने घर में शरण देकर कई प्रकार की सुविधाएं दी तो उसके जीवन में खुशियों का संचार हुआ और उसका ध्यान पुस्तकों आदि की ओर भी गया। धीरे धीरे उसने पढ़ना और बाद में लिखना भी आरंभ किया। जो कुछ उसने भोगा था उसे उसने एक जीवनी का रूप देकर लिखा। बाद में वह प्रकाशित हुआ। जेठू कोलकाता में रहने वाले तातुस के मित्र थे। उन्होंने बेबी द्वारा लिखित कॉपी के उन पन्नों को पढ़ा था। वह बेबी की लेखनी से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बेबी की छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उसके जीवन की निराशा और परेशानी को दूर करने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए उससे कहा, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। आशापूर्णा देवी के जीवन में भी अनेक प्रकार के अभाव थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते हुए लेखन के क्षेत्र में अनेक सफलताओं को प्राप्त किया।
छठवां प्रश्न देखिए, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। तातुस के घर में कार्य करने के कुछ समय के पश्चात ही बेबी के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए। पहले तातुस ने बेबी को लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित किया और बाद में उसके बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिला दिया। उसे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं भी दी। तातुस के पास आने से पहले बेबी अपने पति से अलग रहकर अपने 3 छोटे बच्चों के साथ किराए के एक कमरे में रहती थी। उसके बच्चों को 2 समय का भोजन भी ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा था। उसे हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि वह बिना किसी सहारे के अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करेगी। वह प्रतिदिन काम की तलाश में निकल जाती थी और जब वह घर वापस लौटती तो आसपास रहने वालों के अजीब प्रश्नों तथा निगाहों का सामना करना पड़ता। कई बार उससे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते जिनका उत्तर देना उसके लिए संभव नहीं था। यदि वह तातुस के पास नहीं आई होती तो अब तक इस तरह की समस्याओं का सामना करते करते अत्यधिक परेशान होकर निराश हो चुकी होती। चर्चा करें में देखिए, इसमें जो 7वां प्रश्न है, उसे देख लीजिए। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था क्योंकि सूअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सूअर भगाएं। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी में होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का यह एक अनुकरणीय नमूना है। उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में अक्क महादेवी और इस कक्षा में आलो आंधारी के साथ साथ निर्मला पुतुल को पढ़ा, जिसका हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा और उन पंक्तियों का जो हिंदी में अच्छी तरह से प्रयुक्त किया गया है और इससे यह स्पष्ट है कि केवल अंग्रेजी का अनुवाद ही नहीं बल्कि उसमें हिंदी की आत्मीयता और हिंदी के भाव भी स्पष्ट किए गए हैं। चर्चा करें। पाठ में आए इन व्यक्तियों का देश के लिए विशेष रचनात्मक महत्व है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में चर्चा करें। देखिए, इसका हम कोविड-19 के कारण कक्षा में चर्चा तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको दे सकते हैं। श्री रामकृष्ण, ये रामकृष्ण परमहंस की बात की जा रही है जो बंगाल में रहते थे और ये स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे और स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनाने का महान कार्य रामकृष्ण परमहंस ने ही किया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ये भी बांग्ला के प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि को 1913 ईस्वी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। काजी नजरुल इस्लाम ये भी बांग्ला के साहित्यकार हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका पूरा नाम है, ये भी बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। सत्येंद्र नाथ दत्त भी ऐसे ही साहित्यकार हैं। सुकुमार राव भी ऐसे ही साहित्यकार हैं। एन फ्रैंक ये जर्मनी की एक बालिका थी जो नाजियों के द्वारा किए गए अत्याचारों को सहन करते हुए एक डायरी का इन्होंने लेखन किया है और आपने इंग्लिश में एन फ्रैंक की डायरी को पढ़ा होगा और 12वीं कक्षा में आप डायरी के पन्ने नाम से एक पाठ पढ़ेंगे जिसमें एनी फ्रैंक के बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताएं। शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए
उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाना होगा। बच्चों को किसी भी निर्धारित समय में एकत्र करके पढ़ाना होगा। उन्हें कॉपी किताब पेंसिल आदि देकर सरकारी स्कूल में उनका नाम भी लिखवाना होगा। जो धनाढ्य लोग हैं उनसे इन बच्चों की मदद के लिए कहना होगा, जैसे बच्चों की फीस, पुस्तकें आदि के लिए चंदा देना। जहां बच्चों को बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है वहां पास में ही स्कूल का निर्माण करवाना, अच्छे शिक्षक की व्यवस्था करना तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। एक और प्रश्न है, नारी समाज का अभिन्न अंग है, कैसे स्पष्ट कीजिए। नारी आधा समाज है, अर्थात किसी भी समाज की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा नारियों का होता है। स्त्री पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों की उपस्थिति समान रूप से अनिवार्य है। नारी के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। नारी ही समाज की संचालिका है, यही समाज की जननी है, यही संपूर्ण समाज का पालन करती है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य भावना से निर्वहन करती है। वह पूर्ण समर्पण की भावना से सामाजिक संबंधों को निभाती है। इसलिए हमें नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। नारी साहस, आत्मविश्वास, धैर्य, वात्सल्य, स्नेह, ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। हमें नारी के साहस, आत्मविश्वास, धैर्य और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन मूल्यों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। नारी की अवमानना करके कोई भी समाज स्वस्थ और खुश नहीं रह सकता। समाज की आधी आबादी के बिना समाज का सुसंचालन कैसे संभव है। देखिए एक और प्रश्न है, आलो अंधारी पाठ को पढ़ने से यह अनुभूति स्पष्ट होती है कि साहित्य समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य परिवार और समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है, समाज को देखता परखता है। वह निरंतर जनजीवन से जुड़ा होता है। सामाजिक परिस्थितियां उसे निरंतर प्रभावित करती हैं, वे इसे निरंतर आंदोलित करती हैं, वह इनसे ही प्रेरित होता है। साहित्यकार सामाजिक परिस्थितियों तथा जनजीवन से प्रेरणा पाकर ही साहित्य लेखन की ओर प्रेरित होता है। अपने युग के समाज में चारों तरफ जो भी घटित होता है वह उसी का साहित्य में चित्रण करता है। इसलिए साहित्य को पढ़कर युगीन समाज की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाजों, रहन सहन, खान पान, सामाजिक मूल्य, मानव व्यवहार आदि का बोध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। आलो अंधारी पाठ में लेखिका ने अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को ही लेखनबद्ध किया है। इस लेखन में लेखिका ने समाज की मनःस्थिति, लोगों के व्यवहार, उनके मूल्य, उनकी भावनाएं आदि प्रतिबिंबित की हैं और यही लेखन एक उत्कृष्ट साहित्य का स्वरूप ग्रहण करता है। धन्यवाद। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अभी इसमें एक और पाठ बचा हुआ है, भारतीय कलाएं, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हो सकता है कि यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक पुरानी हो सकती है, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार यह पाठ आपकी वेतन पाठ्य पुस्तक में चौथे पाठ के रूप में जोड़ा गया है, भारतीय कलाएं, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन करते रहिए।